वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। ये जमीन आपकी थी, ये जल आपका था, ये जंगल आपका था। आदिवासी गौरव के लिए जनजातीय म्यूजियम बना रहे हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 47 आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी को 2019 में जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस की झोली में सिर्फ 4 सीटें आई थीं। लेकिन कहानी 2024 की थोड़ी अलग है। देश की कुल आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 8.6% है और नेताओं को ये बात पता है कि कुछ राज्यों में बिना आदिवासी वोटों के नैया पार नहीं होने वाली। आदिवासियों के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती अटकलों से निपटना रहा। ऐसी बातें होने लगी थी कि बीजेपी सत्ता में आने पर आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन करने के साथ ही यूसीसी लागू कर देगी। इससे उनकी विशिष्ट पहचान को खतरा हो सकता है। कांग्रेस के लिए चुनौती थोड़ी दूसरी रही। उसे अपनी खोई हुई जमीन वापस पानी है, क्योंकि आदिवासी परंपरागत रूप से उसी का वोट बैंक माने जाते हैं, जिसमें बीजेपी ने अब सेंधमारी कर ली है। हालांकि इस बार के चुनाव में कुछ सवाल हैं। आदिवासियों के बीच जमीनी स्तर पर असंतोष क्यों है? बीजेपी की रणनीति क्या है? चुनावी रुझान क्या कहते हैं और कैसे आदिवासियों के वोटों पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है? इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़ी हमारी साथी जुमाना शाह की इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है आदिवासी वोट। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि देश के किस राज्य में कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षित है और इसमें से कितनी पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। जैसा हमने शुरू में बताया, 47 में से 31 पर बीजेपी को सफलता मिली थी, लेकिन इस बार जमीनी स्तर पर असंतोष देखने को मिल रहा है। आदिवासियों के अंदर अलग अलग राज्यों में असंतोष के अलग अलग कारण हैं। उन्हें ये आशंका है कि आरक्षण हटाने के लिए संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से उनके विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन चली जाने से विस्थापन और प्रवास की मजबूरी के चलते उनकी पहचान, जीने के तरीके और संस्कृति को नुकसान होगा। अपने पुराने निवास पर सस्ती शिक्षा तक उनकी पहुंच, ईसाई बन चुके आदिवासियों को सरकारी कोटे से बाहर रखना, महाराष्ट्र और गुजरात में घुमंतू चरवाहा आदिवासियों को एसटी का दर्जा मिलना, वन अधिकार अधिनियम लागू करने में सुस्ती। और एक चीज़ जो देखने मिली है हमको ग्राउंड रिपोर्ट्स में, वो ये है कि राम मंदिर का मुद्दा, जो भाजपा का फ्लैगशिप मुद्दा कहा जा रहा था ये बार, या आर्टिकल 370 का मुद्दा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर में, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की पॉपुलैरिटी, ये तीनों मुद्दे जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे है भाजपा के लिए ये चुनाव में। ये ट्राइबल एरियाज़ में कहीं भी इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं। हमने ज़्यादातर ये देखा कि लोग अपने जो इश्यूज़ है, जो नौकरियों के इनके इश्यूज़ है या जल जंगल ज़मीन के जो इश्यूज़ है, ये चीज़ों को लेकर के ही इनके चुनावी मुद्दे हैं, ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरी बार तो हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में भी हमने ये देखा, और ये तेलंगाना हो या छत्तीसगढ़ हो या नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह हमने ये नोटिस किया है कि राम मंदिर, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और नरेंद्र मोदी जी की खुद की पॉपुलैरिटी आप ही में एक मुद्दा नहीं है ट्राइबल एरियाज में। असंतोष की बात तो हमने कर ली, लेकिन इसे ठंडा करने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है, इस पर बात करते हैं। आदिवासियों के असंतोष को कम करने के लिए और अपने पक्ष में लुभाने के लिए मोदी सरकार को अपनी योजनाओं से काफ़ी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन यानी पीवीटीजी के तहत कई योजनाएं बनाई गईं, जिनमें लोगों को पक्के मकान दिए गए। आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती यानी जनजातीय गौरव दिवस के दिन शुरू किए गए पीएम जनमन अभियान ने देश भर के लगभग 22,000 गाँव में 75 आदिवासी समुदायों की पहचान की है, जो पीवीटीजी मिशन के केंद्र में होंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की संख्या 2013-14 के 119 से बढ़कर अब लगभग 700 हो गई है और ये पार्टी के लिए एक प्रमुख चुनावी हथियार रहा।
इसके अलावा पार्टी ने अपने शासन वाले राज्यों में असंतोष कम करने की कोशिश की है। मसलन उसने छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, जिसमें ज़्यादातर आदिवासी होते हैं, इनकी मजदूरी और बोनस में बढ़ोतरी करने के साथ ही सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम में विवादास्पद संशोधनों से पीछे हटने जैसे कई कदम उठाए हैं। चुनावी रुझानों से ऐसा लगता है कि भाजपा आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी स्थिति में है, खासकर आदिवासी बहुल राज्य जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत को देखते हुए। इन चारों राज्यों में अभी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन इन राज्यों की लगभग सभी सीटों पर भाजपा को मुख्य चुनौती तेज तर्रार युवा आदिवासी नेताओं से मिल रही है, जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गजों को हाशिए पर धकेल दिया है। 2024 में हम देख रहे हैं कि भाजपा को गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, खास तौर पे ये सेंट्रल गुजरात का जो हम ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, हार्टलैंड जिसको कहते हैं, यहाँ पे युवान आदिवासी नेता काफ़ी उभर के आ रहे हैं। और ये एक चुनौती देखी जा रही है भाजपा के लिए, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनकी जो एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग है और ये काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, खास तौर पे युवा वोटर्स में। गुजरात की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा है, जो भरूच से लड़ रहे हैं, भरूच लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, जो कि एसटी रिजर्व सीट भी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ के युवा वोटर्स में और इनको सब बहुत ध्यान से ये सीट देख रहे हैं। दूसरे अगर हम देखें तो राजस्थान में 2 सीटें लड़ रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी नाम की एक नई पार्टी है, जो 1.5 साल पुरानी पार्टी है अभी तकरीबन, और ये राजकुमार रोवात यहाँ के विधायक है, जो कि 84 सीट से विधायक है और वो अभी बांसवाड़ा लोकसभा सीट लड़ रहे हैं। और साथ साथ में उदयपुर सीट लड़ रहे हैं, प्रकाश चांद वहाँ के एक नेता है जो लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी भारत आदिवासी पार्टी 2 सीटें लड़ रही है, जो कि एक है रतलाम और दूसरी है धार। देखने वाली बात ये है कि ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं, इनकी उम्र 40 से ज़्यादा किसी की नहीं है। इनफैक्ट राजकुमार रोवात की तो अगर आप देखें तो ये 35 साल के हैं और जब ये विधायक बने तब के उसके आसपास ही उनकी शादी हुई थी। ये सारे नेताओं के जो मुद्दे हैं, ये काफ़ी हद तक ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर के है। बड़ी आदिवासी आबादी वाले दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय ताकतें बराबर का असर रखती हैं। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल की आदिवासी क्षेत्रों पर मजबूत पकड़ है, जबकि पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। भाजपा ने 2019 में बंगाल की 2 आरक्षित लोकसभा सीटें अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम जीती थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने मजबूत वापसी की और क्षेत्र में 9 सीटें जीती। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा होने से एसटी के लिए रिजर्व 5 सीटों पर असर पड़ सकता है। पूर्वोत्तर में आदिवासियों के साथ बीजेपी के रिश्ते जटिल बने हुए हैं। असम, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर अन्य 5 पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी आबादी बहुसंख्यक है। कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष ने क्षेत्र में पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पूर्वोत्तर में आदिवासियों के बीच वोटिंग पैटर्न बदलने की संभावना नहीं है। विकास पर मोदी सरकार के जोर से खुश असम और अरुणाचल के आदिवासी फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मणिपुर में पार्टी नागा बहुल आउटर मणिपुर सीट पर चुनाव तक नहीं लड़ रही। भाजपा ने आदिवासियों के बीच लोकप्रिय शाही वंशज प्रद्योत देव वर्मा के नेतृत्व वाली टिपरा मोथा के साथ गठबंधन किया है। जमीनी स्तर पर मिली प्रतिक्रियाओं में ये दिलचस्प बात सामने आई है कि आदिवासी मतदाताओं में राम मंदिर के निर्माण और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे कदमों को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस भी अपने आदिवासी गढ़ों को फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राहुल गांधी अक्सर आदिवासी बनाम भाजपा के वनवासी शब्द का मुद्दा उठाते हैं और इसे समुदाय को अपमानित करने के उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। इन सब का असर 4 जून को आने वाले नतीजों में साफ हो जाएगा। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।